हेलो गाइज, मैं विक्रम आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन सीखेंगे कि कक्षा 10 के यानी कक्षा 10 में आपके मतलब लगभग 15 प्रश्नावली है। कितनी प्रश्नावली है? 15 प्रश्नावली है। और 15 की 15 प्रश्नावलियों का जो सभी सूत्र है वो इसी वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा, वो भी एकदम एक एक्सप्लेन के साथ। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो गणित के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगी। और मैं आपको एक्चुअली में ये बता रहा हूँ, गणित में आपका क्या हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा भी। ठीक है। तो आज अपन इस वीडियो के अंतर्गत यानी कक्षा 10 की गणित की किताब के सभी फॉर्मूले देखेंगे, वो भी एक्सप्लेन के साथ। ठीक है। और ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी अन्य चैनल पर जाकर ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो चलो देखते हैं, आज शुरू करते हैं अपन की कैसे आखिर फॉर्मूले आए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्लाइड, बहुत सारी स्लाइड बनाए रखी है जो आपको दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे बहुत सारी स्लाइड बना रखी है। भी देखो, यानी बहुत सारी स्लाइड है, उन स्लाइड्स के माध्यम से अपन सीखेंगे आज। ठीक है सर। तो सबसे पहले अपनी पहली स्लाइड है, उसमें अपन देखते हैं। पहली स्लाइड के अंदर क्या है कि पहली स्लाइड है अपनी, इस स्लाइड के अंतर्गत हमें दिया गया है कि पहली प्रश्नावली का अपना नाम क्या है? अध्याय 1 है वास्तविक संख्याएं। क्या नाम है? वास्तविक संख्याएं। तो आप सभी को पता है कि वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं भाई? वास्तविक संख्या वो होती है, वास्तविक संख्याओं की परिभाषा यानी प्रिम्य और अप्रिम्य संख्याओं का समूह ही आपका क्या कहलाता है? वास्तविक संख्याएं कहलाता है। यानी रियल नंबर कहलाता है वास्तविक संख्याएं। प्रिम्य और अप्रिम्य संख्याओं का ग्रुप क्या कहलाता है? आपकी वास्तविक संख्या कहलाता है। तो अपनी प्रश्नावली का नाम भी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है सर। तो वास्तविक संख्याओं के बारे में आज अपन पढ़ने वाले हैं अभी। ठीक है। तो वास्तविक संख्याओं के बारे में अपन आज पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत हमें दे रखा है कि तो भी ग्रुप, और तो ग्रुप क्या हो गया? वास्तविक संख्या किसे बोलेंगे? ग्रुप ऑफ आपका रैशनल नंबर और ग्रुप ऑफ इरेशनल नंबर, यानी प्रिम्य संख्याओं और अप्रिम्य संख्याओं को अपन बोलेंगे वास्तविक संख्याएं। ठीक है भी। और वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत हमें पता होना चाहिए कि भी प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, और आपकी प्रिम्य संख्या किसे कहते हैं, अप्रिम्य संख्या किसे कहते हैं। तो इन संख्याओं के बारे में अपन तो किसी और वीडियो में पढ़ लेंगे, लेकिन आज अपन मुख्य फॉर्मूलों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमें प्रश्नावली का जो भी नाम दे रखा है वो क्या दे रखा है भी? हमें दे रखा है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं के बारे में जैसे अपन अध्ययन करें तो वास्तविक संख्या, सबसे पहले मैंने आपको क्या बता दी? वास्तविक संख्याओं की परिभाषा तो मैंने आपको बताई दी। वास्तविक संख्याओं की मैंने आपको परिभाषा बता दी भी। वास्तविक संख्या आखिर क्या होती है? तो वास्तविक संख्याओं सबसे पहले आता है भी विभाजन एल्गोरिथम। क्या आता है सबसे पहले? विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है कि जैसे अपन किसी संख्या पे भाग देते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कोई संख्या भाग है, मेरे पास कोई संख्या तीन तीन है, और मान लेते तीन नहीं लेते, उदाहरण के लिए अपन ले लेते हैं कोई संख्या ले लेते हैं यहाँ पे, मान लेती है मैंने ले लिया संख्या कोई 6 ले लिया, और संख्या 6 पे मैं भाग जैसे ही दूंगा 2 का, तो कितनी बार गया अभी? 3 बार गया। 3 बार गया कितना आया? 6। यहाँ पे कितना आ गया? 0 आ गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो 2 है ना हमारा, ये 2, ये तो हमारा क्या है? भाजक। 2 क्या है? भाजक है। और जो हमने जिस पे भाग दिए है वो क्या है? भाज्य। और जो भागफल के रूप में है 3, वो हो गया आपका भागफल, और जो बच्चा है 0 वो हो गया शेषफल। तो आपको याद रखना है, ये होता है हमेशा भाज्य बराबर, क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है सर। अब हमें सर ये याद नहीं रहता कि इसमें भाजक कौन सा होता है और भाज्य कौन सा होता है। ठीक है। तो आपको याद रख लेना है। तो भाग के जो अंदर लिखा जाता है जो छोटा नाम है, देखो यहाँ पे इसके अंदर भाग के अंदर लिखा जाता है एकदम छोटा नाम है यानी भाज्य, इसके अंदर लगभग 2.5 अक्षर है, तो ये तो अंदर लिखा जाएगा। यानी मतलब कहना मतलब ये एरिया है, ये जो भाग का आपका ये एरिया है ये एकदम छोटा है भी, ये तो छोटा है। और इधर भी एरिया, ये देखो इधर कितना बड़ा हो सकता है, यानी भाजक नाम इधर आएगा। और शेषफल और भागफल में आपकी किसी प्रकार की डाउट है ही नहीं। तो पहला पहला आपका जो विभाजन एल्गोरिथम है, विभाजन एल्गोरिथम है, यदि मैं ये जो आपका क्या है? भाज्य है, इस भाज्य को अगर मैं क्या मान लूँ सर? भाज्य को अगर मैं ए मान लूँ, क्या मान लूँ? ए मान लूँ, तो क्या हो जाएगा? भाज्य बराबर
भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाजक, भाजक अपना क्या था, भाजक को अगर मैं क्या मान लूँ, बी मान लूँ, भाजक गुणा भागफल, भागफल क्या था, कोसेंट यानी क्यू आया था, भाजक गुणा भागफल, और आर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा, प्लस का रिमाइंडर आ जाएगा शेष पर, यानी प्लस आर लिख दूं मैं। तो क्या बन गया, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल बन गया अभी। ठीक है, तो ये अंदर लिखा जाता है भाज्य होता है, बाहर लिखा जाता है, यहाँ पे ये होगा भाजक होता है, और जो ऊपर लिखा जाता है भागफल, और नीचे बच गया वो शेषफल हो गया। जैसे सर, जैसे मैं आपको, जैसे मैंने 6 पे भाग दिया था अभी, 6 पे भाग दिया था कितने का, 2 का। देखो भाज्य बराबर, तो भाज्य 6 तो अपना क्या हो गया, 6 क्या हो गया, भाज्य, तो यहाँ पे भाज्य की जगह मैंने लिख दिया, कितना लिख लिया सर, 6 लिख लिया। 6 बराबर 6 और बराबर भाज्य कितना है, भाज्य का आप बोलोगे सर हमने 2 का भाग दिया था, 2 है, ठीक है, गुणा का साइन, भागफल कितना आया, भागफल बताओ सर कितना आया, भागफल आया अपना यहाँ पे 3 आया, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3, और प्लस का साइन, शेषफल कितना आया 0, तो यहाँ पे देख लो भी बराबर हो रहा है, 6 बराबर 2 गुणा 3 या 6 हो रहे हैं, तो भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये पहला फॉर्मूला आपको याद हो गया। ठीक है, तो इसमें किसी प्रकार का आपको डाउट नहीं होनी चाहिए। अब सर नंबर 2 जैसे अपन देखेंगे, नंबर 2 अपन स्लाइड अपनी देखें, नंबर 2 स्लाइड में हमारी क्या है, हमें दिया गया वास्तविक संख्या आ गई। अब वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत हमें दिया गया भी परिमेय संख्या, एक तो होता है परिमेय संख्या, एक होती है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे बोलेंगे, वे संख्याएं जिन्हें अपन, वे संख्या जिन्हें अपन पी बट्टे, वे संख्या जिन्हें अपन पी बट्टे, वे संख्या जिन्हें अपन पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वे संख्या जिन्हें अपन पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और जहां पी और क्यू क्या एक पूर्णांक संख्याएं हैं, और क्यू का मान, इस क्यू का मान कभी भी क्या नहीं हो सकता, इस क्यू का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो वे संख्या जिन्हें अपन पी बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हैं क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है, और जहां पी और क्यू क्या है भी, यानी पूर्णांक संख्याएं हैं, इंटीजर्स है। ठीक है, तो सर हमने यहाँ पे देखो, ये तो हो ही गया अपना, भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस से शेषफल। ठीक है सर, उसके बाद परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, जो भी आपकी परिमेय संख्या होगी उसका दशमलव प्रसार, यानी उसको अपन भाग देकर दशमलव निकालेंगे, तो दशमलव प्रसार क्या हो, या तो शांत दशमलव प्रसार होगा या फिर अशांत। जो भी आपकी परिमेय संख्या है, या तो परिमेय संख्याओं के बीच जो भी संख्या है उनका दशमलव प्रसार या तो शांत होना है या फिर अशांत होना है। ठीक है सर, जैसे शांत दशमलव प्रसार में, जैसे मैं दे रहा हूँ अभी 4 पे 5 का भाग दे रहा हूँ, 4 पे 5 का भाग दे रहा हूँ, तो कितना आएगा, लगभग 0.8 आएगा, और 0.8 आने के बाद यहाँ पे क्या हो गया, अपनी संख्या रुक गई, तो ये कौन सा दशमलव प्रसार है, शांत, यानी आगे संख्या किसी प्रकार का संख्याओं का आवर्ती नहीं हो रही है, एक मतलब फिक्स पॉइंट तक रुक जाती है, उसे बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। उसके बाद अशांत दशमलव प्रसार किसे बोलेंगे, जैसे अपन 2 पे 3 का भाग देंगे, तो यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, 0.666, अब ये 666 आता जाएगा आगे तक। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया आपका अशांत दशमलव प्रसार। तो कहने का मतलब ये है कि दशमलव प्रसार जो आपकी परिमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या फिर अशांत होता है सर। ठीक है भी, तो एक हो गया जैसे 4 पे 5 का भाग दिए तो शांत दशमलव प्रसार हो गया, और ये फिर अशांत दशमलव प्रसार हो गया सर। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखते हैं। अब इसके फॉर्मूले लगभग, इसके फॉर्मूले आपको मैंने बता दिए, इसके फॉर्मूले और है, एक दो फॉर्मूले और आएंगे तो आगे अपन और बता देंगे। जैसे इसके फॉर्मूलों के लिए अपन यहाँ पे एक स्लाइड अगर ऐड करूँ, मैं एक स्लाइड ऐड करूँ, जैसे अपन ने एक स्लाइड ऐड कर ली भी, इस स्लाइड के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे जैसे परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या फिर अशांत होगा। अब दशमलव प्रसार, अब इनका यदि अभाज्य गुणनखंड, यदि परिमेय संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड, परिमेय संख्याओं का अगर अभाज्य गुणनखंड सर, यानी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर अपन करें, इसका अपन क्या कर दें सर, प्राइम फैक्टर करें, यानी अभाज्य गुणनखंड कर दें इन संख्याओं का, इन संख्याओं का जैसे अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड के अंतर्गत क्या आना चाहिए, एक तो आनी चाहिए हमेशा 2 की पावर n, और गुणा 5 की पावर n के रूप में इसके अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए। यानी इनके गुणनखंड अभाज्य संख्या 2 की पावर n और 5 की पावर n के होंगे, तो ये क्या होगी भी, इनका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, अन्यथा इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है ना, यदि इनके गुणनखंड परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार 2 की पावर n और 5 की पावर n का आ जाए, तो क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। यह बात आपको याद रखनी है। ठीक है, और इसके अंतर्गत हमने बहुत सारे फॉर्मूले भी देखे होंगे, बहुत सारे फॉर्मूले, जैसे अपन एक दो फॉर्मूले यहाँ पे और होंगे वो देख लेते हैं अपन।
ठीक है, तो यहाँ पे इतने फॉर्मूले लिख रखे हैं मैंने। तो यहाँ पे अगर अपन और सीखें थोड़ा इसके बारे में, तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं इसका एक फॉर्मूला और है भी, एक फॉर्मूला और है। मैं यहाँ पे बता बता देता हूँ आपको कि इसमें दे रखा है HCF गुणा एलसीएम, ये भी अपना फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा। HCF गुणा एलसीएम इसके बराबर होता है आपकी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ये भी फॉर्मूला आपको पहली प्रश्नावली के अंदर इंपॉर्टेंट है। यानी HCF गुणा एलसीएम बराबर होता है आपका पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है सर। उसके बाद में जैसे इसके अंदर आप पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ लिया कि वे संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत है, वो शांत कब हुआ, जिसका 2 की पावर n और गुणा 5 की पावर n के रूप में अगर इसके अभाज्य गुणनखंड आएंगे तो इसका दशमलव प्रसार एकदम शांत मिलेगा। ठीक है सर। अब अपन थोड़ा पढ़ लेते हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, वे संख्याएं जिन्हें अपन p बट्टा q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है ना, p और q के रूप में। सर p बट्टा q के रूप में कैसे नहीं लिख सकते, या जैसे मैंने p बट्टा q के रूप में, जैसे मैं यहाँ पे 1/2 है, तो ये तो p बट्टा q के रूप में ये p का मान 1 हो गया और q का मान 2 हो गया। सर कोई ऐसी संख्या जिसे p बट्टा q के रूप में अपन नहीं लिख सकते, जैसे मैं यहाँ पे संख्या लिख लेता हूँ 0.314114, यानी ये संख्या क्या हो रही है, इनकी फिक्स आवर्ती नहीं हो रही। ठीक है ना। अब इसको अपन परिमेय संख्या को p बट्टा q के रूप में नहीं लिख सकते। या फिर आपकी परिमेय संख्या जैसे √3 हो गई, ये भी आपकी कौन सी अपरिमेय संख्या है। और जैसे आपके √, हो गई √5 हो गई, उसके बाद में √, आपकी 7 होगी। ये जो भी √, की संख्याएं, यानी जिसका अपन फिक्स √, नहीं निकाल सकते, वो भी किस संख्याओं के अंतर्गत आएगा, अपरिमेय संख्याओं के। √2, √3, √5, √7, इस प्रकार की संख्या क्या होगी, आपकी अपरिमेय संख्याएं हो गई सर। ठीक है सर। अब इन संख्याओं के बारे में हमने पढ़ लिया। देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा भी, सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि वास्तविक संख्याएं, अपने प्रश्नावली का नाम है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, इसमें सबसे पहले पढ़ा था विभाजन एल्गोरिथम, a बराबर BQ प्लस R। उसके बाद में परिमेय संख्याओं दशमलव प्रसार, या तो शांत होगा या फिर अशांत होगा। शांत कब होगा, यदि इनके अभाज्य गुणनखंड करने पर, जिस भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने पर उसकी 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n के रूप में आ जाए तो क्या होगा, शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। ठीक है सर। अब देखेंगे, अब अपनी प्रश्नावली नंबर आ जाती है, कौन सी प्रश्नावली नंबर आ गई अपनी 2 नंबर। ठीक है, दूसरी प्रश्नावली का आपका नाम क्या है भी, दूसरी प्रश्नावली का आपका नाम है बहुपद या फिर पोलिनोमियल। और बहुपद या पोलिनोमियल क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे इसका अर्थ स्पष्ट कर रखा है। ठीक है, बहुपद, जी बहु का अर्थ क्या होता है अभी, बहु मतलब बहुत यानी मैनी। ठीक है सर। उसके बाद में पद का अर्थ क्या होता है, पद या टर्म, यानी पद टर्म। अब पद किसे बोलेंगे सर, पद का हमें क्या पता चलता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया अभी x प्लस का y माइनस का 1। मैं आपसे पूछूं सर इसके अंदर कितने पद है, तो आप कितने बोलोगे, आप बोलोगे, कहना मतलब प्लस और माइनस की निशान आ जाती है ना, तब अपन पद काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे प्लस का साइन आ गया तो एक पद तो ये हो गया आपका, दूसरा पद ये हो गया और तीसरा पद ये हो गया। तो इसके अंदर कितने पद हुए, टोटल 3 पद हुए सर। ठीक है सर। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया x गुणा में x है और प्लस का y। अब आपसे मैं पूछूँ इसके अंदर कितने पद है अभी, तो इसके अंदर कितने पद आपके 2 ही पद है, क्योंकि आप बोलोगे ये एक पद हो गया, ये एक हो गया, ये एक नहीं। ठीक है, यहाँ पे गुणा का निशान है तो इसको एक पद गिनेंगे, यहाँ पे बीच में गुणा का निशान है, एक पद गिनेंगे, और ये दूसरा, तो इसके अंदर कितने पद हो गए आपके 2। तो ये हो गया आपका पद हो गया, टर्म हो गया। जिसके अंदर बहुत सारे पद हों उसे अपन क्या बोलेंगे भी, पोलिनोमियल बोलेंगे। आया ना समझ में, जिसके अंदर बहु मतलब बहुत बहुत मैंने मतलब पद, जिसके अंदर बहुत सारे पद हो उसे क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल बोलेंगे। अर्थात इसमें बहुत सारे पद होंगे, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है। ठीक है सर। उसके बाद ये बहुपद की घात या बहुपद p ऑफ x में होगा। यहाँ पे जो पोलिनोमियल होगा आपका वो अलग मिलेगा, p मतलब पोलिनोमियल ऑफ x, यहाँ पे पोलिनोमियल ऑफ आपको y मिल सकता है, पोलिनोमियल ऑफ x आपको t मिल सकता है। यहाँ पे जिसके अंतर्गत बहुपद होगा उसको लिखा जाए, p का मतलब पोलिनोमियल बहुपद। ठीक है सर। अब थोड़ा बता देता हूँ, जिस भी कोई भी बहुपद है उसकी घात अगर एक हो, जैसे मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर रहा हूँ अभी, पहले यहाँ पे मैंने इसको डिलीट करके आपको बताया। जैसे मैं आपको बताऊँ कि जैसे मैं लिख दिया x प्लस वाई, तो ये बराबर 0, ये किस प्रकार का समीकरण है, आप बोलोगे रेखिक समीकरण है। क्या पता चला सर कि यहाँ पे इस x की पावर भी 1 है और इस y की पावर भी 1 है, जिसकी पावर 1 हो उसे क्या बोलेंगे, रेखिक समीकरण। क्या बोलेंगे, रेखिक समीकरण। जिसकी घात 1 उसे बोलेंगे रेखिक समीकरण, और जिसकी घात 2 हो, जैसे मैंने लिख दिया अभी एक्स स्क्वेयर प्लस 2 बराबर 0 लिख दिया, तो ये आपका कौन सा समीकरण है, द्विघात समीकरण है। जिसकी पावर अधिकतम 2 है उसे बोलेंगे द्विघात समीकरण, जिसकी अधिकतम घात 3 उसे क्या बोलेंगे, त्रिघात समीकरण।
ठीक है सर, ये तो हमें समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद जैसे इसके अंदर और फॉर्मूले भी, इसके अंदर बहुपद की घात पोलिनोमियल एक्स के अंतर्गत आ गई। अब देखो, इसके अंदर किसी बहुपद के शून्यकों या गुणांकों के बीच संबंध के अगर अपन सत्यता की जांच करें, यानी किसी बहुपद के अंतर्गत कोई बहुपद है, उसके अंदर गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की अगर अपन जांच करें, ठीक है सर, तो वो जांच कैसे होती है थोड़ा सा आपको पहले ही बता देता हूँ भी, एक स्लाइड ऐड करके अपन बता देते हैं। ठीक है, आपका जो भी द्विघात समीकरण होगा, यानी पोलिनोमियल ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स में ये जो आपका पोलिनोमियल ऑफ बहुपद होगा, ये हमेशा क्या होगा अभी, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का सी बराबर क्या होगा, जीरो। ये हमेशा इस रूप का होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। अब सर इसमें एक होता है शब्द आता है गुणांक। गुणांक क्या होता है, जहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर के गुणा में है उसे बोलेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, जहाँ आपका एक्स के गुणा में बी है उसे बोलेंगे किसका गुणांक है, एक्स का गुणांक। एक्स स्क्वायर के गुणा में ए है तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ भी 4, वो लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर। मैं आपको पूछूँ एक्स स्क्वायर का गुणा कितना है, तो आप बोलोगे एक्स स्क्वायर गुणा में जो भी है 4, उसे बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणा कितना हो गया, ए हो गया, और एक्स का गुणा कितना हो गया, बी हो गया, और सी आपका क्या हो गया, अचर पद हो गया, फिर कॉन्स्टेंट हो गया। ठीक है सर, तो इसके बारे में पढ़ लिया। अब इनके गुणांकों के बीच में सत्यता की अपन अगर जांच करें, ठीक है, तो जांच करें तो जांच में क्या आएगा, जांच के लिए अपन थोड़ा द्विघात समीकरण, आपका ये द्विघात समीकरण का ये क्या है अभी, ये मानक रूप है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। ये द्विघात समीकरण का आपका क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर मानक रूप हो जाएगा। यदि अब ये जो द्विघात समीकरण है, इस द्विघात समीकरण के अगर मैं दो जीरो ले लूँ, दो शून्य के ले लूँ, इसके दो शून्य कौन सा ले लूँ, एक शून्य के ले लूँ आपका अल्फा, और दूसरा शून्य के ले लूँ आपका अल्फा, और दूसरा शून्य के ले लिया मैंने, मान लिया बीटा ले लिया, दो शून्य के यहाँ पे अल्फा और बीटा ले लिया। अब ये दो शून्य के ले लें तो इनकी सत्यता की जांच करने के लिए हमें कितने फॉर्मूलों, अब देखो भी अल्फा और बीटा आपको ज़्यादा माइंड पे लेने की जरूरत नहीं, ये ग्रीक भाषा के शब्द है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा फाई साई जाई, ठीक है ना, ये ग्रीक भाषा के सभी शब्द है। जैसे अपनी ABCD होती है ना, ABCD, इसी प्रकार ग्रीक भाषा की ABCD है। ठीक है सर, तो यहाँ पे अपन अल्फा भी कोई और भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे गणित के अंदर लिया है अल्फा और बीटा। ठीक है, तो अपन इन शून्यकों का योग और इन शून्यकों का योग और गुणनफल का फॉर्मूला देखेंगे अगर क्या होता है सर। ठीक है, तो वो आया कैसे, तो जैसे अपन क्वेश्चन आएगा कि इनके क्या शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों की सत्यता की भी जांच भी कीजिए। ठीक है, तो इसके अंतर्गत देखते हैं अभी इनके शून्यकों का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको लिख कर दे रखा है कि शून्यकों का अगर अपन योगफल निकालेंगे, शून्यकों का योगफल, कहना शून्य, पहला शून्य को माना था अपने अल्फा, दूसरा माना था अपने बीटा, तो शून्यकों का योगफल अल्फा बराबर बीटा क्या हो गया, माइनस बी बटा में ए हो गया। ये आपको याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, उस शून्य का गुणनफल यानी अल्फा गुणा बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, सी बटा में ए हो गया। ये आपको याद रखना है। ये शून्यकों की अगर अपन सत्यता की जांच करते हैं तो ये काम आएगा, और जैसे भी अपन प्रश्नावली के अंदर एक एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक, ठीक है सर, अब अपन देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर क्या है। ठीक है सर, अब हमें आगे दे रखा है भी, आगे दे रखा है कि यदि हमें बहुपद के मूल एक अल्फा हो और दूसरा क्या हो, बीटा हो, तो हमेशा बहुपद क्या होगा, बहुपद हमें ज्ञात करना हो। यदि हमें दो मूल दिए गए, एक अल्फा है एक बीटा है, तो ये जो मूल बोल सकते हो आप, शून्य बोल सकते हो, जीरो बोल सकते हो, एक ही बात है, तीनों मूल शून्य और जीरो ये तीनों एक ही बात है। ठीक है सर, अब हमें देखो हमें शून्य के दे दिया, हमें बहुपद ज्ञात करना है, तो डायरेक्ट अपन ये बहुपद का ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, एक्स का स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा। एक्स का स्क्वायर यहाँ पे क्या आएगा भी, अल्फा है, ए प्लस बी ने होकर के यहाँ पे क्या मान लेना, अल्फा और प्लस में बीटा। ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा है, ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा ए प्लस बी। ठीक है, ये आपका बहुपद याद करने का डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, इसके बाद अगर अपन देखिए विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, जो भी अपन पहली प्रश्नावली के अंदर पढ़ा था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, या फिर भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। वहाँ पे तो मैंने आपका भाज्य है, भाजक है, और भागफल है शेषफल। अगर मैं यहाँ पे आपका ये जो भाज्य है इसको मान लूँ मैं पी एक्स, भाज्य को मैंने यहाँ पे क्या मान लिया पी एक्स, भाज्य बराबर, और भाजक को मैंने मान लिया यहाँ पे जी एक्स, भाजक को मैंने मान लिया यहाँ पे, भाजक को मैंने मान लिया जी एक्स, और क्या मान लिया, और आपका जो कोसेंट है शेषफल को मैंने मान लिया क्यू एक्स, कोसेंट यानी भागफल को मान लिया मैंने क्यू एक्स, और आपका जो रिमाइंडर बचा शेषफल उसको मान लिया आर एक्स। ठीक है, आर ऑफ एक्स मान लिया। ठीक है, तो अपना भाज्य बराबर यानी पी एक्स बराबर क्या आ गया, जी एक्स डॉट यानी गुणा
जी एक्स डॉट क्यू एक्स प्लस आर एक्स, यानी भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल, वही सेम है। तो आपको इसके रूप में भी थोड़ा याद रखना है, पी एक्स बराबर जी एक्स डॉट क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ठीक है सर, ये भी हमें याद हो गया। चलो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। अब अपनी आगे प्रश्नावली नंबर 3। अब 3 नंबर प्रश्नावली के अंदर हमें क्या दिया गया है? 3 नंबर प्रश्नावली का पहले तो नाम है हमारा दो चर, क्या नाम है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब दो चर, चर भी आपको पता है कि क्या होता है चर? जो भी एक्स वाई टी पी की जो भी वैल्यू होती है उसे बोलते हैं चर राशि, और जो आपकी 1 2 3 4 जो भी संख्या है उसे बोलें अचर या फिर कांस्टेंट। ठीक है, समझ गए? ठीक है सर। रेखी किसे बोलेंगे? जिसकी पावर 1 हो। समीकरण किसे बोलेंगे? जिसमें क्या हो भी इक्वल का साइन हो, उसे बोलेंगे इक्वेशन। ठीक है सर, ये तो हमें इतना समझ में आ गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अब भी आगे कुछ नहीं है कि हमें दो चर वाला रैखिक समीकरण, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब देखो, जिसकी पावर रैखिक समीकरण किसे बोलेंगे? जिसकी पावर 1 हो और इसका मानक रूप। अब द्विघात समीकरण का अगर अपन को कोई मानक रूप पूछ ले तो अपन क्या बोलेंगे? ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब यहाँ पे क्या है? द्विघात समीकरण न होकर रैखिक समीकरण है जिसकी पावर कितनी हो? 1 हो। इसका मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर इसकी शकल हमेशा आपको इस रूप की मिलेगी। मानक रूप का मतलब क्या होता है? हमेशा इसकी शकल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में आपको इसकी शकल मिलेगी। आया ना समझ में? ठीक है सर। और इसका अगर अपन ग्राफ खींचें तो, यानी इसका ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ हमेशा क्या आएगा? एक सीधी रेखा में आएगा, यानी एक स्ट्रेट लाइन आएगी। इसका ग्राफ क्या आएगा? एक स्ट्रेट लाइन आएगा। है ना समझ में? तो प्रश्नावली 3 का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दो चर वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत अपन क्या करेंगे? जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म याद, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, और इसका ग्राफ खींचेंगे अगर, तो ग्राफ हमेशा क्या आएगा? एक स्ट्रेट लाइन के अंतर्गत आएगा, एक सीधी रेखा के अंतर्गत आएगा। चलो सर आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर। अब आगे हमें दे रखा है हमारे पास यदि दो रेखाएं हों, यानी द्विघात समीकरण का ये मानक रूप ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यदि हमें कितनी रेखाएं दे दी जाए? दो रेखाएं दे दी जाए। पहली रेखा है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है सर। तथा दूसरी रेखा ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी बराबर 0। यदि हमें दो रेखाएं ये दे दी जाए, ठीक है सर, तो दो रेखाएं जैसे अपन देगा, तो दो रेखाओं को देने के बाद देखो हमें यह पूछेगा कि इन रेखाओं की प्रकृति क्या है। ये रेखाएं प्रतिच्छेदी है, ठीक है, और इसका हल करेंगे। इसका युग्म क्या होगा? संगत युग्म होगी, या फिर इनका हल क्या होगा? ये तीन चीज़ें पूछेंगे। रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, या फिर इनका जो युग्म संगत होगी, या फिर इसका हल क्या आएगा? अद्वितीय आएगा, या फिर कोई हल नहीं है। वो हमें कौन बताएगा? ये हमें बताएगा अभी। ठीक है, तो सर इसको कैसे याद करेंगे? बिना अपन सोल्व करें अपन ये बता सकते हैं इसके अनुपात के माध्यम से। ठीक है सर। तो सबसे पहले अगर, यानी दो अपना दो रेखाएं हमें कौन सी दी गई थी? एक रेखा दी गई थी, एक रेखा हमें दी गई थी ए वन, यानी ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी बराबर 0। ए ए एक्स वन प्लस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी बराबर 0। दूसरी मेरे का कौन सी दी गई थी? ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी बराबर 0। तो अपन लिख लेंगे, यानी पहला एक्स वन का गुणांक ए वन बट्टे ए टू, एक्स टू का गुणांक ए टू बराबर बी वन, यानी वाई वन का गुणांक क्या हो गया? बी वन बट्टे बी टू। तो ये अगर ये दोनों बराबर मिल जाए, ए वन बट्टे ए टू बराबर बी वन बट्टे बी टू है, तो इनका इन ये जो रेखाएं मिलेगी आपको प्रतिच्छेदी मिलेगी। ये रेखाएं आपको क्या मिलेगी? ऐसे काटने वाली रेखाएं मिलेगी। आपको क्या मिलेगी? प्रतिच्छेदी मिलेगी सर। ठीक है सर। तो इनका, अब देखो जितनी बारी यानी ये काटेगी तभी इनका युग्म संगत होगा, तभी इनका युग्म क्या होगा? संगत। यहाँ पे ये दोनों रेखाएं आपकी काट रही है, तो यहाँ पे ये क्या होगा? संगत होगा। ठीक है सर। और इनका अद्वितीय सॉल्यूशन, अद्वितीय हल होगा, यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा कि सर ये एक, इनका सॉल्यूशन एक ही है, ये एक ही जगह काट रही है, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन क्या है? यूनिक सॉल्यूशन है। जैसे अपन दूसरी पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यानी ए वन बट्टे ए टू बराबर बी वन बट्टे बी टू, इनका क्या होगा? रेखाएं तो होगी दोनों प्रतिच्छेदी, यानी दोनों काटने वाली रेखाएं आपस में काट रही है। इनका संगत युग्म क्या होगा? अभी यहाँ पे एक जगह काट रही है, इसका मतलब संगत युग्म हो, काट रही है इसका मतलब संगत होगा। ठीक है। अद्वितीय हल, काटती है तभी अपन बोलते हैं संगत है। ठीक है। अद्वितीय हल यानी ये ओनली एक ही जगह पर, यानी एक ही जगह, ऐसे नहीं काट रही, यहाँ पे काट रही है और फिर आगे जाकर यानी इन दोनों रेखाओं काट रही है, तो ये क्या मतलब एक ही जगह काट रही है। ठीक है। तो ये क्या होगी भी? संगत रेखाएं आपकी, इनका प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी और अद्वितीय ये होगी। ठीक है।
इसका सॉल्यूशन आएगा अद्वितीय आएगा। ठीक है सर। आगे अपन जो भी देखते हैं, आगे देखने के बाद हमें पता चल जाता है 2 नंबर आपकी रेखाएं संपाती रेखाएं। क्या होती है संपाती रेखाएं? कौन सी होती है सर? संपाती रेखाएं वे रेखाएं जो एक दूसरे के ऊपर क्या करें, ओवरलेप करें। अब इसी रेखा के ऊपर मैं दूसरी रेखा अगर खींच दूं, इसी रेखा के ऊपर देखो दूसरी रेखाएं खींच दूं, ये एकदम ओवरलेप कर रही हैं। इस प्रकार की रेखाओं पर क्या बोलेंगे? संपाती रेखाएं बोलेंगे। ठीक है। संपाती रेखाएं हमें कैसे पता चलेगा? यदि इनका अनुपात क्या है, A1/A2 बराबर B1/B2 और C1/C2, ये सभी क्या है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 आ जाएंगे, तो अपन बोल देंगे रेखाएं कौन सी होगी? संपाती होगी। और इनका संगत युग्म, इनका क्या होगा? युग्म क्या होगा भी? संगत होगा। और इसके क्या होंगे भी? अपरिमित रूप से क्या होंगे? अनेक हल होंगे। यहाँ पे गणमतलो, यहाँ तो संगत युग्म मैंने बोला था, संगत का बोलना, ये काट रही है तो प्रत्येक बिंदु पर ये टच कर रही है, तो ये उनका युग्म तो संगत ही होगा। प्रत्येक भी यहाँ पर भी टच कर रही है सर, और इसमें यहाँ पर भी टच कर रही है, इनका युग्म संगत होगा। सर इसका अपरिमित रूप से अनेक हल क्यों होंगे? जितनी बारी आप देखो ये हर जगह से काट रही है, हर जगह से, यानी जो भी आपकी प्रतिच्छेदी लाइन थी वो एक ही जगह से काट रही है, इसका मतलब इसका यूनिक सॉल्यूशन हो गया। अब ये तो ओवरलैप कर रही है, यानी एक दूसरे के ऊपर ही है, तो ये प्रत्येक जगह से क्या करेगी? टच करेगी, टच कर रही है, तो इसके अपरिमेय रूप से यहाँ पर भी एक हल मिलेगा आपको, यहाँ पर भी एक आपको हल मिलेगा, और आपको यहाँ पर भी एक, यानी अलग अलग प्रकार के आपको सॉल्यूशन मिलेंगे। इस प्रकार मतलब हो गया इसके अपरिमेय रूप से आपके अनेक हल होंगे। तो रेखाएं हो गई संपाती, इनका युग्म होगा संगत, और अपरिमेय रूप से अनेक हल होगा। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 सर। ठीक है सर। आगे देखते हैं। आगे अपन देखें तो आगे हमें दे रखा है कि रेखाएं क्या होगी भी? समांतर। अब की बार रेखाएं क्या दे रखी है हमें? समांतर दे रखी है, और इनका असंगत, अब की बार दे रखा है असंगत युग्म, और कोई हल इसका नहीं है। ठीक है सर। समांतर रेखाएं, जैसे मैंने यहाँ पे ये एक रेखा ये खींच दी, ये रेखा ये दो रेखाएं आपस में क्या एक दूसरे के समांतर हैं, पैरेलल हैं। अब आप बोलोगे सर ये रेखाएं कहीं पे काट नहीं रही है, इसका मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई हल नहीं है। काटती है तब हल बनता है। ठीक है सर। ये रेखाएं एक दूसरे को कहीं पे नहीं काटती, इसका मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब इसका असंगत, असंगत कैसे बोलेंगे? अब इसका कहना मतलब इसका कोई हल नहीं है, तो ये काट नहीं रहे, तो इसका युग्म भी क्या होगा? असंगत होगा। ठीक है सर, ये है समझ में। अब ये रेखाएं क्या है? समांतर होगी। तो हमें कैसे पता चले? A1/A2 बराबर हो जाए B1/B2, और बराबर नहीं है C1/C2। A1/A2 बराबर है B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो सर ये तीनों बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है सर। देखते हैं नेक्स्ट। अब आगे देखें तो इस प्रश्नावली के अंदर आता है, एक आपकी आती है वज्र गुणन विधि। तो वज्र गुणन विधि तो वैसे अपन सीखते हैं अभी, जैसे अपनी आपकी प्रश्नावली नंबर 4 आएगी, उसके अंदर द्विघाती सूत्र आएगा आपका, और मध्य पद को स्प्लिट करके अपन आंसर निकालेंगे। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, और एक आगे आपकी श्रीधराचार्य विधि, और उसी के अंदर अपन पढ़ते हैं अभी वज्र गुणन विधि। तो वज्र गुणन विधि का आपका फॉर्मूला क्या आता है? एक्स बराबर B1C2/A1B2 और माइनस B1C1 बट्टे, यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा B1C2 माइनस B2C1 बट्टे A1B2 माइनस A2B1। ठीक है सर। आगे इसके एक्सप्लेन कर देंगे एकदम। ठीक है सर। तो आगे अपन नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे देखो, ये आपका फॉर्मूला दे रखा है। यदि हमें दो समीकरण यानी रेखीय समीकरण दिया A1x प्लस B1y प्लस C1 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 0 हमें दिया गया हो, तो इसकी अपन x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू निकालेंगे तो अपन लिखेंगे x बराबर B1C2 माइनस B2C1 बटे A1 B2 माइनस A2 B1। y की वैल्यू जैसे निकालेंगे, y बराबर होता है C1 A2 माइनस C2 A1 बटे A1 B2 माइनस A2 B1। तब यहाँ पे आपका x के बट्टे में लिख देंगे B1 C2 माइनस B2 C1 बराबर y के बट्टे में लिख देंगे C1 A2 माइनस C2 A1 बराबर 1 के बट्टे में लिख देंगे 1 बट्टे में A1 B2 माइनस A2 B1। सर ये कैसे आया? ठीक है सर, मैं आपको बता देता हूँ ये सर कैसे आया। ठीक है सर। अगर आप हमें निकालनी है कि x के बट्टे में कौन सा लिखना है, इन दोनों समीकरण के अंदर x के बट्टे में हमें कौन सा लिखना है, तो x की वैल्यू हमें जो भी ज्ञात करनी है, तो x को तो आप क्या कर लोगे? छुपा लोगे। x को अपन छुपा, जैसे इस x को अपन ने छुपाया, तो x को छुपाने के बाद क्या बचा? यहाँ पे बचा B1, यहाँ पे क्या बचा आपका? B1, और साथ में क्या है? B1 को इसके साथ गुणा करना है, B1C2, और इसको इसके साथ गुणा करना है, तिरछा गुणा आपको कर देना है x की वैल्यू को छुपा करके। यहाँ पे आ गया B1 आपका, आ गया C2 तिरछा गुणा करने के बाद, और उसके बाद आ गया, और दूसरा आ गया B2 और C1, और बीच में हमेशा क्या आएगा? माइनस का निशान आएगा। सर हमें जैसी y की वैल्यू लिखनी है, तो y की वैल्यू लिखने के लिए आप y को क्या कर लेना? छुपा लेना है, और तिरछा गुणा कर देना है। ठीक है, इन दोनों में अपन y की वैल्यू यहाँ पे छुपा लेंगे। ठीक है, अब तो क्या बच गया सर? y के बट्टे में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अपन लिख देंगे C1
C1 लिखेंगे और साथ में C1 का गुणा कर देंगे किसके साथ, A2 के साथ, और C1 का गुणा कर देंगे किसके साथ है, A2 का साथ है, और C2 का गुणा कर देंगे अपन A1 के साथ, और बीच में माइनस आना ही है, ठीक है। और अपन को अचर पद यानी एक के बट्टे में क्या लिखना है, अब C को अपन अचर पद इसको छुपा लेना है, अब इसका कर देना है तिरछा गुणा, यानी एक बट्टे में क्या आ जाएगा, A1 आ गया, और साथ में तिरछा गुणा करेंगे A1 B2 और B1 माइनस B1 C2 लिख देंगे, बीच में माइनस का लगाना है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे अपन देखते हैं भी आगे, जैसे अपन हमारी प्रश्नावली नंबर कौन सी है, प्रश्नावली नंबर 4। तो प्रश्नावली नंबर 4 के अंतर्गत हमें दिया गया है, प्रश्नावली नंबर 4 का हमारा नाम क्या है, द्विघात समीकरण। क्या नाम है, द्विघात समीकरण या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, मैंने आपको पहले ये बता दिया कि द्विघात समीकरण जिसकी पावर अधिकतम कितनी हो, 2 हो, उसे बोलेंगे अपन द्विघात समीकरण, ठीक है सर। अब द्विघात समीकरण को हल करने की कितनी विधियां बताई मैंने भी आपको 3 विधियां बताई। एक तो पहली यानी आपकी जो भी गुणनखंड विधि वो बोल सकते हो उसे आप, या फिर मध्य पद को स्प्लिट करके और फिर करते हैं, ठीक है। तो वो तो अपन को अपन जैसे ही क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसे बोलते हैं अपन गुणनखंड विधि बोलते हैं, ठीक है, पहली विधि। उसके बाद दूसरी विधि आपकी श्रीधराचार्य विधि या फिर द्विघाती सूत्री बोलते हैं इसे। ये फॉर्मूला क्या है, श्रीधराचार्य विधि से अपन डायरेक्ट एक्स का मान ज्ञात कर सकते हैं। एक्स बराबर इसमें क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac बटे में 2a। जो यहाँ पे अंडर रूट के अंदर दे रखा है बी स्क्र माइनस 4ac, इसको अपन बोलते हैं इसका विविधकर या फिर डिस्क्रिमिनेंट। आपको क्वेश्चन के अंदर क्या दे देगा, एक समीकरण दे देगा और उसका बोलेगा आपको क्या क्या ज्ञात करना है, इसका विविध कर ज्ञात करना है। तो डायरेक्ट अपन बी स्क्र माइनस 4ac के अंदर मान रख के इसका विविध कर ज्ञात कर देंगे, ठीक है। तो हम हमारी दी हुई समीकरण क्या थी, ए एक्स स्क्र और प्लस का बी एक्स और प्लस का सी बराबर 0। ये अपनी दी हुई समीकरण थी ना, सी बराबर 0। तो इसके अंदर एक्स की हमें वैल्यू निकाल दी, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac बटे में 2a। डायरेक्ट अगर हमारा आंसर कहीं हमें टफ लग रहा है गुणनखंड विधि से निकालने में या फिर वज्र गुणन विधि में निकालने से टफ लग रहा है, तो अपन डायरेक्ट कौन सा मेथड अप्लाई कर देंगे, द्विघाती सूत्र, इसे डायरेक्ट आ जाएगा आपका, ठीक है सर। ये में समझ में आया, ठीक है। तो आगे देखते हैं अपन, और पीछे मैंने इसको बता रखा है कि द्विघाती सूत्र पढ़ लिया। द्विघाती सूत्र पढ़ने के बाद अपन पढ़ेंगे यहाँ पे वज्र गुण तो विधि हमने पढ़ ली पीछे वाले में, वज्र गुण यहाँ पे वो सेम दे रखी है वज्र गुण विधि, ठीक है सर। अब अपन देखेंगे अपनी जो भी प्रश्नावली नंबर 3 थी, यहाँ पे इसका रह गया अभी क्वेश्चन। तो प्रश्नावली नंबर 3 के अंदर क्या होता है अभी, अपन के थोड़ा इसमें ये पढ़ना पड़ेगा कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे में समय। प्रश्नावली 3 यानी इसमें एक दो क्वेश्चन आगे स्लाइड के अंदर रह गया था जो कि मैं बताना भूल गया। यहाँ पे क्या गया, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे में समय, ठीक है। ये आप सभी को विदित है, ठीक है सर। तो इसके अंतर्गत यदि हमें एक पूछेगा अलग अलग जो भी आपके आर्टिकल्स है निकाल, यानी कि अलग अलग, या फिर कुछ भी बोल सकते हो आप, जो भी आर्टिकल बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई पिंड बोल सकते हो, उसकी चाल जैसे यदि नाव है, ये नाव दे रखी है हमें, एक दे रखी है हमें, क्या दे रखी है, नाव दे रखी है। जैसे हमें वोट स्ट्रीम वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें, यदि हमें नाव की चाल दे रखी है x किलोमीटर प्रति घंटा, और नदी की चाल एक नदी के अंदर नाव जा रही है, और नदी नदी तो जा रही है आपको नदी जा रही है x किलोमीटर, आपकी नदी जा रही है y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और आपकी जो नाव चल रही है वो x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ठीक है सर। तो यदि सर यहाँ पे नाव तो अपनी चल रही है ऐसे, यहाँ पे देखो ऐसे चल रही है, और आपकी नदी ऐसे बह रही है, ठीक है। तो इसकी स्पीड दोनों विपरीत दिशा में चल रही हो, तब नाव की अगर अपने में चाल करनी ज्ञात करनी हो तो इनके विपरीत दिशा में चलने पर अपन क्या कर देंगे, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति, यानी विपरीत दिशा में क्या कर देंगे अपन, घटा देंगे। विपरीत दिशा में ज्ञात कर देंगे तो क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है सर। आया समझ में। सर यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, यहाँ पे एक मान लेते हैं ये कोई नदी है, ये नदी है, इसके अंदर आपकी जो भी एक तो आपकी क्या है, नाव है, वो नाव तो चल रही है आपकी कैसे, यानी ऐसे चल रही है, और आपकी नदी की जो भी पानी की रफ्तार है वो ऐसे ऐसे, ठीक है, पानी की रफ्तार ऐसे। तब इसकी हमें नाव की चाल ज्ञात करनी हो तो अपन क्या करें, नाव की चाल, इन दोनों की चाल किसकी चाल में से, यानी नाव की चाल ज्ञात करनी हो तो x माइनस वाई कर देंगे, x माइनस वाई कर दे, x माइनस वाई प्रति किलोमीटर घंटा हो जाएगी, ठीक है सर। ये है समझ में। उसके बाद यदि हमें क्या दिया गया, यदि अब दोनों एक समान डायरेक्शन में यानी सेम डायरेक्शन में चल रही हो, सेम डायरेक्शन में चली, यदि नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा हो, नदी की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा हो, सेम डायरेक्शन में चल रही हो, तो दोनों एक ही दिशा में हो, तब अपन क्या करें,
नाव की चाल ज्ञात करने के लिए दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, x + y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये जोड़ते क्यों हैं और ये घटाते क्यों हैं वो आपको अपन किसी और वीडियो के अंतर्गत पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। अगर मैं यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करने लग गया तो भी टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, अपन शॉर्ट वीडियो के अंदर पूरे फॉर्मूले देख लेंगे। ठीक है सर। उसके बाद अगर अपन देखें तो 4 नंबर प्रश्नावली के अपने फॉर्मूले पढ़ लिए, ये सूत्र पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। अब आगे अपनी कौन सी प्रश्नावली, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी या फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है सर। तो देखो सबसे पहले हमने द्विघात समीकरण का मानक रूप देखा, रेखीय समीकरण का मानक रूप देखा। अब समांतर श्रेणी का भी क्या होता है, इसकी भी एक शकल होती है, मानक रूप होता है। ठीक है सर, कैसी होती है, इसका होता है समांतर श्रेणी हमेशा आपको इस रूप में मिलेगी, a + d, a + 2d, a + 4d डैश डैश ए अनुआ पद। ठीक है सर। तो जहाँ ये जो आपका ए है इसको बोलते हैं एपी का प्रथम पद, फर्स्ट टर्म ऑफ ए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। और जो आपका डी है, डी कैसे ज्ञात करें, डी को बोलते हैं आपका सार्वंतर या फिर कॉमन डिफरेंस। डी कैसे ज्ञात करते हैं, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे, तीसरे में से दूसरा घटा देंगे, चौथे में से तीसरा घटा देंगे, पांचवें में से चौथा घटा देंगे, तो आपका आ जाएगा डी, यानी सार्वंतर का मान आ जाएगा। ठीक है सर। तो ये आपकी पहला एपी का शकल रहा या स्टैंडर्ड फॉर्म रहा या फिर आपका मानक रूप रहा। ठीक है सर। अब नंबर 2 में जिसे अपन पढ़ेंगे, नंबर 2 के अंतर्गत हमें दे रखा है कि समांतर श्रेणी का, हमने ये क्या पढ़ लिया अभी, स्टैंडर्ड रूप पढ़ लिया। उसके बाद किसी एपी का अगर हमें अनुआ पद ज्ञात करना हो तो इसका फॉर्मूला होता है an = a+1 n - 1 गुणा डी। जहाँ ए आपका अंतिम पद मान सकते हो, लास्ट टर्म भी मान सकते हो आप, a + a आ गया आपका प्रथम पद, और अन मतलब जो भी कितने पद है, 5 पद है, 4 पद है, उसमें से एक घटा करके डी यानी सार्वंतर से गुणा, an = a+1 n - 1 गुणा डी। किसी एपी का हमें 20वां पद ज्ञात करना है तो इसको इसमें रखेंगे तो a+19d आ जाएगा। ठीक है सर। अब नेक्स्ट अगर अपन पढ़ें तो किसी एपी का इसमें योग का फॉर्मूला, nवें पद का योग का फॉर्मूला और होता है। ठीक है, जो भी हमें एपी दी गई हो, जैसे में एक और प्लस में 2 और प्लस में 3, ऐसे डैश डैश ये पी चल रहे, इनका हमें योग ज्ञात करना हो तो अपन डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, Sn = n/2 2a + n - 1 गुणा में डी। यहाँ पे कितना है, बट्टे में कितना है 2, Sn = n/2 2a + n - 1 गुणा डी। ठीक है सर, ये आ गया। यदि हमें एपी का में प्रथम पद ए और अंतिम पद an या फिर अल, लास्ट टर्म an या फिर अल दिया हो तो अपन एक छोटा n का योग का फॉर्मूला लगा सकते हैं, Sn = n/2 a + अल, यानी प्रथम पद प्लस n/2 a + अल लगा सकते हैं, डायरेक्ट अपना योग आ जाएगा। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब आपकी ये प्रश्नावली नंबर आ गई 6। इस प्रश्नावली के अंदर 6 नंबर प्रश्नावली थोड़ी बच्चे क्या मानते हैं, टफ मानते हैं, लेकिन है एकदम इजी। इनके अंतर्गत हमें कुछ रूल्स जो भी सिमिलरिटी के आपको और कॉन्ग्रुएंसी के रूल आपको याद रखने पड़ेंगे, तो आप आसानी से इस प्रश्नावली को कर सकते हैं। एकदम आसान प्रश्नावली वैसे तो। ठीक है सर। तो इन ए ट्राइंगल एबीसी, एक आपकी त्रिभुज है एबीसी और क्या है, राइट एंगल्ड एट बी, और उसके जो आपका जो भी कोण दे रखा है 90 डिग्री का, वो आपकी बी पे 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, सो इसलिए पाइथागोरस थ्योरम लगती है। हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण को अपन क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्स बोलते हैं, यानी h, और लंब को अपन बोलते हैं परपेंडिकुलर यानी p, और आधार को बोलते हैं b यानी बेस का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी h² = p² प्लस b²। ये मैंने आपको प्रश्नावली 8 के अंतर्गत जो एक वीडियो उसके अंतर्गत पूरा का पूरा एकदम एक्सप्लेन से समझा रखा है। जो 8वीं प्रश्नावली को एकदम विस्तृत रूप से समझाया गया है, उस वीडियो को अगर आप देखते हो तो आपको 8वीं प्रश्नावली या ट्रिग्नोमेट्री के अंदर किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। ठीक है सर। अब आगे मैं देखा सिमिलरिटी क्राइटेरिया, इसके अंदर कुछ क्राइटेरिया होते हैं सिमिलरिटी के। सबसे पहले इसके रूल होते हैं ट्रिपल ए नियम, यानी एंगल 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 नियम। उसके बाद में यदि दो कोण बराबर, एंगल एंगल नियम। उसके बाद में ट्रिपल साइड 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 रूल। ठीक है सर। उसके बाद में साइड एंगल साइड SES रूल। उसके बाद एंगल साइड एंगल रूल। ठीक है सर। अब इसके बाद ये होगी उसकी सिमिलरिटी यानी समरूपता के जो कुछ नियम है। उसके बाद इसके जो आपके समरूप हो गए, और एक कॉन्ग्रुएंसी यानी इसके समरूप ओवरलैपिंग। कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, जो एक दूसरे के ऊपर, जैसे अपने दोनों हाथों का अपन हाथ जोड़ें तो दोनों हाथ एक दूसरे को ढक लेते हैं, ये हो गया आपकी कॉन्ग्रुएंसी। इसका क्राइटेरिया होता है, इसमें लगता है ट्रिपल नियम, साइड साइड साइड, और इसमें लगता है SES साइड एंगल साइड, और ASE एंगल साइड एंगल। उसके बाद में RHS, ये आपका
राइट हैंड साइड, यानी इसके अंदर राइट एंगल ट्राइंगल, इसके अंदर ये समकोण त्रिभुज का आरएचएस का रूल लगता है, जिसके अंदर क्या हो, एक कोण 90 डिग्री हो, इसके अंदर आरएचएस आपका रूल लगता है। ठीक है, ठीक है, इसको बोलते हैं राइट हाइपोटेन्स साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड नहीं, राइट हाइपोटेन्स साइड, ठीक है ना, यानी कर्ण वाली साइड। ठीक है, तो आरएचएस रूल लग जाएगा। पर में 6.6 के अंतर्गत हमें दिया गया था दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात है इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ये आपको लाइन अच्छे से ऐसे कैसे आपको याद रखनी है, वैसे वैसे यूज करनी है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है सर, ये भी अपने सीख लिया। अब आपकी प्रश्नावली नंबर आ गई 6 के बाद सातवीं प्रश्नावली के अंतर्गत हमें बहुत सारे वैसे फॉर्मूले नहीं पढ़ने। ये एक तो फॉर्मूला है, इसके अंदर आपका जो भी डिस्टेंस फॉर्मूला है, दूरी सूत्र आ गया सर। यहाँ पे ये है ए, यानी ये कोई रेखाखंड है, इसका एक निर्देशांक ए बिंदु के निर्देशांक में दे रखे हैं a1 x1, बी के निर्देशांक x2 y2 दे रखे हैं। तो हमें दूरी इसके बीच की ज्ञात करनी हो तो ए बी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये हो गया अपना दूरी सूत्र यानी डिस्टेंस फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है। ठीक है सर। उसके बाद नंबर 2 है आपका अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक। मान लेते हैं ये कोई रेखाखंड है ए बी, इस रेखाखंड में ये जो पहला एक निर्देशांक x1 y1 और बी के निर्देशांक x2 y2, और ये जो रेखाखंड है उसको m1 अनुपात m2 में ये कोई p बिंदु के निर्देशांक है। ये जो p बिंदु है इस रेखाखंड को, ये जो p पॉइंट आपका, ये इस रेखाखंड को m1 व m2 अनुपात में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो अपन अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए अपन फॉर्मूला लगा देंगे m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m2। ठीक है, ये आ जाएगा अपना फॉर्मूला। यदि ये अंतः विभाजन बिंदु का निर्देशांक, यदि बाह्य विभाजन के निर्देशांक ज्ञात करना हो तो इनके बीच में माइनस लग जाएगा, जो अपन कक्षा 12 के अंदर पढ़ेंगे, यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या हो गया, फॉर्मूला आपको याद रखना। ये इस पी बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करना हो तो अपन फॉर्मूला लगा दे पी m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, तो आपको याद रखना है 12 21 12 21 12, यहाँ पे हो गया 12 21 12 21, नीचे क्या आएगा 12 12। ठीक है सर, याद हो जाएगा। उसके बाद अपन इसका नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। इसके अंदर एक फॉर्मूला ये है कि अगर हमें मध्य बिंदु यानी मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना हो तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला x1 प्लस x का निर्देशांक x1 का निर्देशांक x2 का निर्देशांक बट्टे में 2, y1 का निर्देशांक y2 का निर्देशांक बट्टे में 2, x1 प्लस x2 बट्टे 2, y1 प्लस y2 बट्टे, तो अपन फॉर्मूला लगा देंगे तो मध्य बिंदु का मिड पॉइंट का हमें निर्देशांक मिल जाएगा। इसके अंतर्गत एक फॉर्मूला और है जो बच्चों को बहुत ज़्यादा टफ लगता है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि हमें 3 निर्देशांक दिया गया हो तो इस त्रिभुज का हमें फॉर्मूला ज्ञात करना, अपन फॉर्मूला लगाते हैं 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है सर, इस फॉर्मूले को कैसे ज्ञात करते हैं तो इसको मतलब लर्न करने की आपको एक ट्रिक बताती हूँ। सबसे पहले तो अपन लिखेंगे 1/2 लिख लिया। ठीक है सर, 1/2 लिखने के बाद अपन यहाँ पे लिख लेंगे x, उसके बाद लिख देंगे y माइनस y। ठीक है सर, उसके बाद यहाँ पे प्लस का साइन लगा दो, यहाँ पे लिख दो x, बाद में लिख दो y माइनस y। ठीक है सर, y माइनस y लिख दिया, और यहाँ पे प्लस का साइन लगा दो, आगे भी लिख दो x और लिख दो y माइनस y। इतना लिख दिया सर। ठीक है सर, यहाँ पे कर दो इस ब्रैकेट को बंद। अब कैसे याद करें सर, इतना लिख दिया 1/2 x y माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई। अब आपको एक मतलब एक नंबर याद रखना है, जैसे मैं लिख रहा हूँ भाई 123, कितना 123 123 231 231 312 123 231 312 123 231 312, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है ना, पहले किया 1/2 एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई, बाद लिखना 123 231 312। ठीक है सर, याद हो गया। नेक्स्ट अब देखो, इसके अंदर कुछ आपको बातें याद रखनी है। यदि सरेख होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0। सरेख होने की स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है सर। तो ये फॉर्मूला, यानी सरेख होगा तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं, बनेगा नहीं, क्षेत्रफल क्या आएगा 0। सरेख होने पे यानी सरेख एक ही रेखा पर पे ऐसी रेखा आएगी और इस रेखा का क्षेत्रफल फिर क्या होता है, 0 ही होता है। ठीक है सर। 2 नंबर, मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा, मूल बिंदु यानी ये कोई अपना कोऑर्डिनेट है, इसके अंदर ये जो आपका मूल बिंदु है ओ, मूल बिंदु ओ या ओरिजिन पॉइंट, इसके निर्देशांक हमेशा क्या होते हैं आपके 0 0 होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक, ओरिजिन पॉइंट के निर्देशांक 0 0 होते हैं। ठीक है सर। किसी दिए बिंदु से मूल बिंदु की दूरी, किसी दिए बिंदु से मूल बिंदु की दूरी हमें ज्ञात करनी है तो इसका फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, √x²
प्लस में वाई का स्क्वायर। अंडर रूट है किसी दिए बिंदु से मूल बिंदु की दूरी हमें ज्ञात करनी हो तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका फॉर्मूला है। तो यदि कोई रेखाखंड सर एक्स एक्स द्वारा विभाजित हो तो वाई बराबर क्या होता है, जीरो होता है। ये भी आपको ये बात याद है। यदि कोई रेखाखंड एक्स एक्स द्वारा विभाजित तो वाई बराबर क्या होता है, जीरो। यदि कोई रेखाखंड वाई एक्स द्वारा विभाजित होता है तो वहाँ पे एक्स बराबर जीरो होता है। वाई एक्स से लंबवत दूरी, वाई एक्स से लंबवत दूरी एक्स एक्स का मान क्या कहलाता है, भुज कहलाता है, एफ सी का। ठीक है, उसके बाद में एक्स एक्स से लंबवत दूरी वाई एक्स का मान क्या कहलाता है, कोटि। एक्स एक्स से लंबवत दूरी वाई, पहले आ गया एक्स एक्स से लंबवत दूरी वाई का मान क्या कहलाता है, आपका कोटि कहलाता है। और वाई एक्स से लंबवत दूरी एक्स का मान, एक्स का वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू भुज, भुज कहलाता है, एफ सी का बोलते हैं। ठीक है सर, आ गया समझ में। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं। अब आगे आगे सातवीं प्रश्नावली के बाद आपने आगे ट्रिगो। ट्रिगो को मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बना रखा है जो आप देख सकते हो, आपका एकदम बेसिक क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे मैंने फॉर्मूले तो लिख रखे हैं। तो अपनी प्रश्नावली में क्या ना है, त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्री। यदि कोई कोण यहाँ पे थीटा दिया गया हो, त्रिकोणमिति यहाँ पे हो गया, आपका लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये आपका कर्ण हो गया। ठीक है सर, इसके अंदर आपको 6 वैल्यू आपको याद रखनी है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, ये लाल बट्टा का कई ट्रिक है, एल बट्टे में के, और उसके बाद आधार बट्टे में कर्ण, लंब बट्टे में आधार, ये आपको याद रखना है बेसिकली। यानी लाल बट्टा का कांगे साइन थीटा बराबर क्या होता है, एल बट्टे में के, यानी पहला आ गया एल बट्टे में के। उसके बाद साइन थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे में कर्ण, यानी ए बट्टे में के। उसके बाद में टेन थीटा बराबर क्या होता है, एल बट्टा में ए। उसके बाद कोट थीटा, कोट थीटा यानी ऐसे तीन ऊपर वाले के लिए ऐसे चलते हैं और इस नीचे वाले के लिए ऐसे चलते हैं उल्टा डायरेक्शन में। यानी कोट का पूछे तो अपना का हो जाएगा आधार बट्टे में कर्ण, या फिर टेन का उल्टा कर सकते हो। सेक बराबर पूछेगा तो ये कोस का उल्टा हो जाएगा, सेक बराबर कर्ण बटे आधार। उसके कोसेक बराबर क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा, यानी के बट्टे में अल हो जाएगा, कर्ण बट्टे में लंब हो जाएगा। ठीक है सर, और इसका व्युत्क्रम नियम ये होता है कि साइन थीटा हमेशा उल्टा होता है, 1 कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा, कोस थीटा बराबर 1 सेक थीटा। उसके बाद में सेक थीटा बराबर 1 कोस थीटा, टेन थीटा बराबर 1 कोट थीटा, और एक टेन थीटा फॉर्मूला और जो बहुत ज़्यादा यूज है, साइन थीटा बट्टे में कोस थीटा। ठीक है, और कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बटे में साइन थीटा। और साथ में यहाँ पे मैंने रिवर्स करके आपको दिखा, साइन का उल्टा क्या होगा सर, साइन का उल्टा होगा कोसेक, और कोसेक का उल्टा होगा वापस से साइन होगा। ठीक है, इसी प्रकार आपका जो सेक का उल्टा होगा कोस, देखो मैंने यहाँ पे दिखा रखा है। उसके बाद टेन का उल्टा होगा कोट। ठीक है सर, और एक तीन रश्मि का है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। और इस फॉर्मूले को याद करने के लिए आपको ऐसे क्लॉकवाइज चलना है। ठीक है, तो ये 8 पर्सनली का आपके फॉर्मूले हो गए। और आपको ज़्यादा एक्सप्लेन समझना है तो इसका एक वीडियो है, तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, तो बहुत लोगों ने इसको देखा है, तो आप इसको देख सकते हो और आपका बेसिक क्लियर कर सकते हो सर। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट अपनी प्रश्नावली आ गई। प्रश्नावली नंबर क्या है, 10 आ गई। इसके अंदर अपन फॉर्मूला पढ़ते हैं, कौन सा अपन पढ़ते हैं सर, फॉर्मूला पढ़ेंगे। हमें कौन सा दे रखा है, जैसे प्रश्नावली का नाम है वृत्त यानी सर्किल। तो वृत्त के अंदर आपको पता होगा कि ये जो बाहर वाला जो सरकमफ्रेंस है, इसे अपन क्या बोलते हैं, परिधि। क्या बोलते हैं, ये क्या है, परिधि। और परिधि का फॉर्मूला क्या होता है आपका 2πr, जैसे मैं लिख रखा है, ये करके दिखा रखा है, ये क्या है, इसकी परिधि है। ठीक है, ये हमने परिधि यहाँ पे दिखा रखी है। ठीक है सर, उसके बाद में जैसे मैंने यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे ये क्या है, यानी परिधि से लेकर के सेंटर तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। और आपका ये सेंटर है, मान लेते हो यहाँ पे मैं लिख दिया ओ, ये आपका सेंटर है। ठीक, समझ में आ गया। अब सर यहाँ पे वृत्त का व्यास भी दे रखा है, यहाँ पे ये देखो वृत्त का व्यास है, ये मैंने यहाँ पे इसमें दिखा रखा है एकदम। उसके बाद में वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, सबसे पहले यानी वृत्त के अंदर परिधि से परिधि को मिलाने वाली जो भी दूरी है क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। ठीक है सर, ये होगी एक जीवा, ये होगी। उसके बाद ये सभी वृत्त के अंदर क्या आएगी, जीवाएं आएंगी, ये भी क्या होगी आपकी जीवा। उसके बाद यानी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा ये हो सकती है जो क्या कहलाती है, वृत्त का व्यास। ये भी यहाँ पर भी क्या है, जीवा, ये भी क्या है, जीवा। वृत्त के व्यास से बड़ी कोई जीवा नहीं हो सकती। ठीक है, तो वृत्त का व्यास क्या होती है, वृत्त की जीवा ही होती है। ठीक है सर, उसके बाद आ गया यहाँ पे अपन इस रेखा को पढ़े तो यहाँ पे ये रेखा दोनों देखो टच नहीं कर रही है, ये वृत्त है और ये अपनी रेखा है पी क्यू, ये दूसरे को टच नहीं कर रही है। और यहाँ पे जो भी रेखा है ये दोनों टच कर रही है, इसे बोलेंगे कौन सी रेखा बोलेंगे, पी क्यू क्या है, एक प्रतिच्छेदी रेखा है। इस वृत्त को कितने बिंदु पर टच कर रही है, 2 बिंदु पर टच कर रही है। एक तो बिंदु आपका कौन सा है, ए है, एक बिंदु बी है, इसे बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है सर, ये मतलब गणित प्रतिच्छेद कर रही है, या फिर तिर्यक रेखा भी काटने वाली रेखा, तिरछी रेखा भी बोल सकते हैं। अब नंबर 3 में अपन देखते हैं कि एक रेखा क्या है, अपनी रेखा क्या है, पी क्यू। ये किसी वृत्त के एक बिंदु पर टच कर रही है, इसे बोलेंगे अपन स्पर्श रेखा। क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा, या फिर इसे बोलेंगे टेंजेंट। और इसी स्पर्श रेखा से रिलेटेड अपनी क्या है, ये पूरी प्रश्नावली है, स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट। ठीक है, एक बिंदु पर टच कर रही है। ठीक है सर, ये हमें समझ में आ गया। चलो देखते हैं नेक्स्ट।
अब देखो ये क्या है भी, यहाँ पे मैंने आपको बना रहा है, ये कौन सी रेखा है? आप बोलोगे सर ये तो तिरछी रेखा है या फिर प्रतिच्छेदी रेखा है। इस वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है? दो बिंदु पर यहाँ पे ये प्रतिच्छेद कर रही है। तो वृत्त के दो बिंदुओं से एक ही स्पर्श रेखा, दो बिंदुओं, वृत्त के दो बिंदुओं से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? एक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। दो बिंदु मान लेते हैं यहाँ पे, वृत्त के दो बिंदुओं से एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त के दो बिंदु से कितनी? एक स्पर्श रेखा, मतलब ही नहीं कोई, यानी दो बिंदु स्पर्श रेखा नाम नहीं है कभी। यह वृत्त के दो बिंदुओं से एक ही प्रतिच्छेदी रेखा, यहाँ पे नाम क्या है? प्रतिच्छेदी नाम है। वृत्त के दो बिंदुओं से यहाँ पे क्या नाम है? प्रतिच्छेदी। कितनी प्रतिच्छेदी रेखाएं हो सकती है? ये भी, ये बिंदु, ये दो बिंदु से कितनी प्रतिच्छेद? एक प्रतिच्छेदी रेखाएं, दो बिंदु से एक प्रतिच्छेदी रेखाएं। लेकिन वृत्त पर अनंत छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखाएं, एक वृत्त पर कितनी प्रतिच्छेदी रेखा या छेदक रेखा खींची जा सकती है? आप बोलोगे सर अनंत। या देखो इसमें खींच रखी है मैंने, यहाँ पे ये भी एक छेदक रेखा हुई, ये भी एक छेदक रेखा। तो एक वृत्त पर कितनी छेदक रेखाएं हो सकती है? तो अनंत। और वृत्त के दो बिंदुओं से कितनी छेदक रेखाएं खींची जा सकती है? आपको याद रखना है कितनी? एक। ठीक है सर। नेक्स्ट, उसके बाद हमें दे रखा है इसके अंतर्गत कि वृत्त, एक वृत्त से दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती। एक वृत्त से, यानी ये वृत्त है, इसके अंतर्गत एक वृत्त से कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? एक वृत्त से दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। जैसे यहाँ पर इस वृत्त को समांतर स्पर्श रेखा खींचू, एक तो मैं ये कैसे टच लाए, ठीक है, ये स्पर्श रेखा हुई यहाँ पे, एक स्पर्श रेखा ये हुई, कितनी हो गई? दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। और मैं अगर ऐसे ही खींचना चाहूँ तो ये होगी और ये होगी। तो एक, यानी जो आपका वृत्त है इसके अंदर कितनी, एक वृत्त पर, एक वृत्त से दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। दो समांतर स्पर्श रेखाएं वृत्त पर खींच सकते हैं। ठीक है सर, ये बात आई हमें समझिए। एक वृत्त पर अनंत इनफाइनाइट स्पर्श रेखाएं खींच जा सकती। एक वृत्त पर अपन कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? अभी आप बोलोगे सर अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? आप बोलोगे अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक सर्किल बना लिया, इस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं? सर मैं यहाँ पे ऐसे खींच सकता हूँ स्पर्श रेखा, ये तो थोड़ी इसको काट गई भी आपको ऐसे, तो ये भी एक स्पर्श रेखा हो गई, ये भी एक क्या होगी? स्पर्श रेखा। ये भी क्या होगी? स्पर्श रेखा। मैं ऐसे खींचूँ तो ये भी क्या होगी? ये भी ऐसे खींचो, ये भी स्पर्श रेखा, ऐसे खींचो ये भी स्पर्श। तो एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? आप बोलोगे अनंत। ठीक है सर। वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से दो ही स्पर्श रेखा, ये देखो वृत्त के किसी बाह्य बिंदु, मान लेते हैं ये बाह्य बिंदु अपना क्या है? P है। और इस बाह्य बिंदु P से इस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? यहाँ पे ये काट गया, A पे काट रहा है, यहाँ पे ये काट रहा है, B पे स्पर्श कर रहा है, काट नहीं स्पर्श कर रहा है। तो बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? बाह्य बिंदु से दो, यानी वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। और दोनों स्पर्श रेखाओं की उनकी लंबाई क्या होती है? बराबर। तो मैंने यहाँ पे लिख रहा है पी ए बराबर क्या होता है? पी बी। ठीक है सर। वृत्त के किसी बिंदु, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। यानी स्पर्श बिंदु और स्पर्श रेखा ये एक दूसरे पर क्या होती है? लंब। यहाँ पे ये जो कोण बनेगा ये हमेशा 90 डिग्री, और यहाँ पे जो ये भी कोण बनेगा, यहाँ पे ऐसे करके मैं पूछूँ तो ये कोण हमेशा 90 डिग्री बनेगा। और इसको मैं ऐसे मिलाऊँ तो यहाँ पे ये कोण भी कितना डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। तो मतलब वृत्त के किसी बिंदु, स्पर्श रेखा, किसी बिंदु और स्पर्श रेखा बिंदु से जाने वाली जो भी त्रिज्या होती है, ठीक है, यानी स्पर्श, जो भी आपकी रेखा और स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। स्पर्श रेखा से गुजरने वाली जो भी त्रिज्या है उससे क्या होती है? उस पे क्या होती है? आपकी लंब होती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है सर। आगे अपनी प्रश्नावली आ गई, कौन सी? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। प्रश्नावली नाम है 12, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले अपन पढ़ेंगे वृत्त का चतुर्थांश। अब वृत्त का चतुर्थांश किसे बोलेंगे? सर ये अपना क्या है? कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पे एक सर्किल होता है, इस सर्किल के अंदर ये चार चतुर्थांश बन गए, पहला, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा। और इस एक चतुर्थांश का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, एक पार्ट का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करो, इसका फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला लगा दें? 1/4 पाई आर स्क्वायर। यानी एक वृत्त का चौथा हिस्सा, पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है, उसका 4 का भाग दे दो, या जगह चतुर्थांश का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है सर। उसके बाद नंबर 2 में देखा त्रिज्याखंड या सेक्टर का क्षेत्रफल। एक वृत्त के किसी चाप के दोनों सिरों को इसके केंद्र से मिलाने पर जो क्षेत्र बनता है। ठीक है, ठीक है सर। यहाँ पे जैसे कोई सर्किल है, इसका ये सेंटर हो गया, इसको यहाँ से मिला दिया और यहाँ से मिला दिया, यहाँ से ये जो एरिया बना इसे क्या अपन क्या बोलेंगे? अपन त्रिज्याखंड बोलेंगे। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात सूत्र क्या है? लघु त्रिज्याखंड। इसमें दो बनते हैं अभी,
ठीक है, कितने बन रहे हैं, दो बन रहे हैं, एक लघु त्रिज्याखंड बनता है, एक दीर्घ त्रिज्याखंड बनता है। सर कैसे बनता है, चलो मैं यहाँ पे थोड़ा आपको बता देता हूँ लघु त्रिज्याखंड और दीर्घ त्रिज्याखंड कैसे बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर क्या बनाता हूँ, कोई सर्किल बनाता हूँ, इसके अंदर ये क्या है, इसका सेंटर है सर्किल का, यहाँ पे इसको मिलाने पर ये क्या आ गया, ये तो आपका लघु त्रिज्याखंड बन गया एल, और ये आपका बन गया दीर्घ त्रिज्याखंड, जो ये भी बचा है दीर्घ त्रिज्याखंड। यानी ये चाप और दो त्रिज्याओं के बीच का जो भी क्षेत्र होता है वो उसे बोलते हैं त्रिज्याखंड। ठीक है सर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो भी पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360, 360 बटे में, क्योंकि वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री कोण अंतरित होता है। ठीक है सर, आया समझ में। देखो आगे, आगे मैंने यहाँ पे आपको दिखा रखा है भी त्रिज्याखंड क्या होता है, त्रिज्याखंड क्या नहीं। अब देखो त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई अगर हमें ज्ञात करनी हो तो त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, और इसकी चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा, पाई आर थीटा बटे में 180, पाई आर थीटा बटे में 180, यानी चाप की लंबाई का आपको फॉर्मूला याद रखना है पाई आर थीटा बटे में 180। त्रिज्याखंड का चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या है, पाई आर थीटा बटे में 180। ठीक है सर, याद हो गया। उसके बाद आपको देखना है कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल यदि चाप की लंबाई दी गई हो, या देखो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला वैसे पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 होता है, हमने पीछे पढ़ा है। यदि हमें त्रिज्याखंड की चाप की लंबाई एल दी गई हो और त्रिज्या दी गई हो आर, तो अपन डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/2 एल गुणा आर, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है सर, अब देखेंगे लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। यानी जो भी लघु वर्तखंड कौन सा बनेगा, मैं यहाँ पे आपको बता देखो मैंने यहाँ पे दिखा रखा है। तो आपका ये जो आपका हो गया, ये तो हो गया लघु त्रिज्याखंड, और ये आपको हो गया दीर्घ त्रिज्याखंड, और ये आ गया हो गया आपका लघु वर्तखंड, ये हो गया दीर्घ वर्तखंड। अब आपको लघु वर्तखंड का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, जो भी ये त्रिज्याखंड का क्षेत्र बन रहा है उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। ठीक है, जो अपन क्वेश्चन करेंगे हमें पता चल जाएगा। उसके बाद दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, ये पूरा सर्किल का, जो पूरा सर्किल का क्षेत्रफल है उसके क्षेत्रफल में से अपन लघु वर्तखंड का इसका क्षेत्रफल घटा देंगे, तो दीर्घ त्रिज्याखंड का आपका क्षेत्रफल का फॉर्मूला मतलब फॉर्मूला आ जाएगा, मतलब आपका दीर्घ त्रिज्याखंड आ जाएगा, दीर्घ वर्तखंड आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में। यानी हमें ज्ञात करना हो, लघु वृत्तखंड ज्ञात करना हो, तो त्रिभुज का यानी लघु वृत्तखंड का ये क्षेत्र फॉर्मूला क्यों होता है, चलो मैं थोड़ा यहाँ पे आपको थोड़ा बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है अपना, अ, ये अपना कोई सर्किल है, इसके अंदर यहाँ पे क्या बन रहा है, ये अपना वृत्तखंड बन रहा है, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे ये त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। अब देखो हमें क्या ज्ञात करना है, इस वृत्तखंड का, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या करूंगा मैं, इस पूरे त्रिज्याखंड का, इस पूरे त्रिज्याखंड का मैं क्षेत्रफल ज्ञात करूंगा, उसमें से जो भी ए त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल घटा दूंगा, तो इस लघु क्या आ जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है सर, नेक्स्ट आगे अपनी प्रश्नावली कौन सी आ गई, आगे प्रश्नावली आ गई पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्रश्नावली नंबर 13। इसके सभी फॉर्मूले, पहले आता है आपका घनाभ। क्या होता है सर घनाभ, घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, एल बी एच यानी घनमात्रक। ठीक है, एल बी एच लिख देंगे, जहाँ एल क्या आपकी लेंथ, उसके बाद बी मतलब ब्रीथ, और एच मतलब हाइट। ठीक है सर, उसके बाद घनाभ का जो भी पृष्ठीय क्षेत्रफल है, सरफेस एरिया है, दो, वो ये क्या है, दो एल बी बी एच दो प्लस एच एल, यानी घनाभ का क्षेत्र, दो एल बी बी एच एच एल, दो एल बी बी एच एच एल। या फिर कुछ बच्चे ऐसे भी याद करते हैं, लालो चौधरी चोखो ऊँट ऊँटनी लायो, ऐसे भी आप याद कर सकते हो, याद रख सकते हो। ठीक है, तो आप डायरेक्ट आपको ऐसे याद रखा करो, दो एल बी बी एच एच एल, दो एल बी बी एच एच एल। ठीक है, घनाभ की तिर्यक ऊंचाई, और घनाभ की तिर्यक ऊंचाई यानी कर्ण ज्ञात करना हो तो इसका फॉर्मूला, या फिर घनाभ की तिर्यक ऊंचाई या विकर्ण ज्ञात करना हो उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी अंडर रूट लंबाई स्क्वायर चौड़ाई स्क्वायर ऊंचाई स्क्वायर। ठीक है सर, ये फॉर्मूले आ गए। उसके बाद देखें, उसके बाद आ गया आपका घन यानी क्यूब। सबसे उससे पहले पढ़ा था क्यूबॉइड, वो था घन, ये घनाभ, ये आ गया घन। मान लिया जाए, मान लिया कि घन की लंबाई क्या मान लूँ मैं, एक भुजा मान लूँ, लंबाई मान ली ए, अतः घन का आयतन ए क्यूब होगा, यानी घन का आयतन क्या होगा, ए का क्यूब। ठीक है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 6, यानी कितनी उसके अंदर फलक होती है। ठीक है, कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, जो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, प्रत्येक जो शेप होती है वो एक वर्ग होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, 6 होती हैं तो 6 ए स्क्वायर आ गया। ठीक, घन की तिर्यक ऊंचाई का यानी तिर्यक ऊंचाई बोल सकते हो, या फिर आप विकर्ण बोल सकते हो, क्या अंडर रूट 3a मात्रक होता है। ठीक है सर, आगे
आगे जैसे अपन देखें तो आगे में क्या मिल जाएगा, बेलन यानी सिलेंडर। यदि बेलन के निचले पृष्ठ की त्रिज्या r तथा ऊंचाई क्या हो, h हो, तो बेलन का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर घनमात्रक। बेलन का वक्र पृष्ठ एक किसी एक वीडियो में इसका एक्सप्लेन कर देंगे भी कैसे आया। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, यानी सी एस ए कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच यानी वर्ग मात्रक। उसके बाद बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया टी एस ए क्या होगा 2 पाई आर और 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई आर और अपन एच प्लस आर भी से लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 2 पाई आर कॉमन ले लिया। ठीक है सर, उसके बाद में यहाँ पे लिख रखे 2 पाई आर एच प्लस में आर। अब देखो शंकु, शंकु यदि शंकु के आधार की त्रिज्या आर तथा ऊंचाई क्या हो, एच हो, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी स्लैंट हाइट, तिरछी ऊंचाई का उसका क्या होता है, एल बराबर, ये आपको याद रखना है, अंडरूट एच का स्क्वायर प्लस है आर का स्क्वायर, यानी स्लैंट हाइट ज्ञात करने का, तिरछी ऊंचाई ज्ञात करने का फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बना के दिखा देता हूँ, ये भी क्या है अपना एक कौन है, शंकु है। ये तो हो गया सीधी ऊंचाई ऊपर से नीचे, और ये जो हाइट है ये होगी आपकी तिरछी ऊंचाई। ठीक है, उसके बाद में शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया सी एस ए, ये क्या होता है, पाई आर एल वर्ग मात्रक। ठीक है सर, और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टी एस ए टोटल सरफेस पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, या फिर इसे लिख सकते हैं पाई आर एल प्लस आर। क्या लिख सकते हैं, पाई आर मैंने कॉमन ले लिया, पाई आर एल और प्लस में आर, यहाँ पे एल आएगा स्मॉल एल, पाई आर एल प्लस में आर नेक्स्ट वन। ठीक है सर, समझ में आ गया। नेक्स्ट, उसके बाद अपन देखेंगे यहाँ पे क्या है भी, गोला या फिर स्पेयर। और स्पेयर का फॉर्मूला ज्ञात करें, यहाँ पे जो ये गोले की त्रिज्या r हो तो गोले का आयतन कितना 4/3 पाई आर क्यूब होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। यानी गोला क्या होता है, चार अगर अपन वृत्तों को मिला तो ये गोला बनता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्र पाई आर स्क्वायर, इसका हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। अब आ गया हेमीस्फीयर अर्धगोला। ठीक है सर, यदि अर्धगोले की त्रिज्या r हो तो अर्धगोले का आयतन क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब मात्रक होगा। अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर वर्ग मात्रा। अर्धगोले के कुल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हुआ, टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर। ये कैसे आता है, एक दिन अपन क्या करेंगे, इनकी एक्सप्लेन का एक वीडियो अच्छे से बना देंगे। ठीक है सर, ये भी आ गया समझ में। नेक्स्ट, तो वीडियो आपको अंत तक देखना है भी, समझ में आ जाए। आगे अपनी प्रश्नावली का नाम है सांख्यिकी यानी प्रश्नावली नंबर 14 स्टेटिस्टिक्स, जो भी एकदम आसान है। ठीक है, इसके अंदर लगभग आपको माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करने कितनी विधि है, 3 विधि। एक हो गया आपका प्रत्यक्ष माध्य, प्रत्यक्ष माध्य हो गया, और एक हो गया आपका, एक हो गया प्रत्यक्ष माध्य, एक हो गया कल्पित माध्य, और एक हो गया आपका पग विचलन। ठीक है सर, तो यहाँ पे मैंने लिखा प्रत्यक्ष माध्य, फॉर्मूला नहीं लिखा क्या, तो आप प्रत्यक्ष माध्य लिख सकते हो, यहाँ पे लिख दूँ प्रत्यक्ष, यदि पेन अच्छा नहीं चल रहा अपना, प्रत्यक्ष माध्य। तो इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा, फॉर्मूला क्या होता है इसका, सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ, ये माध्य ज्ञात करना फॉर्मूला है, प्रत्यक्ष विधि सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। उसके बाद में जो आपका ये कल्पित माध्य, इसका फॉर्मूला क्या है, कल्पित माध्य का आपका फॉर्मूला है एक्स बार, माध्य को किसे दर्शाते हैं, एक्स बार, ए प्लस, ए मतलब कल्पित माध्य, ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे में सिग्मा एफ। और डी अपन कैसे निकालते हैं भी, डी निकालते हैं, यहाँ पे आपको दिखा रखा है, डी निकालेंगे, डी क्या होता है, डी बेस जो भी विचलन है वो एक्स, एक्स माइनस का क्या कर देंगे, एक्स माइनस का ए कर देंगे। सर एक्स क्या निकालेंगे, एक्स निकाल देंगे, एक्स बराबर क्या होता है, निम्न सीमा प्लस उस सीमा बटे में 2, निम्न सीमा प्लस उस सीमा बटे में, तो आपका क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। इसी प्रकार आपका जो भी पग विचलन माध्य है वो कैसे निकालेंगे, एक्स बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे में सिग्मा एफ और गुणा में एच। ठीक है सर, यहाँ पे एच क्या होता है आपका वर्ग अंतराल। यू कैसे निकालेंगे सर, यू निकालेंगे अपन, यू निकालेंगे यू बराबर एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए और डी वाला इस पे भाग दे देंगे एच का। ठीक है, डी बाई एच भी आप कर सकते हो। ठीक है, तीन फॉर्मूले हो गए, प्रत्यक्ष माध्य क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ, प्रत्यक्ष माध्य क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा। सर एक्स कैसे निकालेंगे, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे में 2। उसके बाद कल्पित माध्य ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे में सिग्मा एफ गुणा ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे में सिग्मा एफ, इसमें डी कैसे निकालेंगे, एक्स माइनस ए। ठीक है सर, उसके बाद पग विचलन कैसे निकालें, पग विचलन एक्स इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे में सिग्मा एफ गुणा में एच, ये एच क्या होता है आपका वर्ग अंतराल। नेक्स्ट, नेक्स्ट अपन देखते हैं, हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, हमें दे रखा है भी माध्य, माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस एन बटे 2 माइनस ये बटे एफ, एल प्लस एन बटे 2 माइनस ये बटे एफ गुणा में एच। ठीक है सर, एल क्या होता है आपकी माध्य वर्ग की निम्न सीमा, दे रखी है यहाँ पे। उसके बाद एन क्या है, प्रेक्षणों की संख्या, यानी जो भी कितने अंक लिए जा रहे हैं यहाँ पे, प्रेक्षकों की संख्या होगी, प्रेक्षणों की संख्या होगी। उसके बाद सी एफ यानी कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, माध्य वर्ग की जो भी आपको बारंबारता दे रखी है, संचयी बारंबारता दे रखी है, संचयी बारंबारता।
ठीक है। उसके बाद में अब क्या दे रखा है, अब मतलब माध्य वर्ग की बारंबारता अच क्या दे रखा है, वर्ग अंतराल। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, एल प्लस एन बटे 2 माइनस ए बटे एफ गुणा अच वर्ग अंतराल। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अपना फॉर्मूला है भी बहुलक का फॉर्मूला यहाँ पे नहीं दिया मैंने। बहुलक का फॉर्मूला यहाँ पे मैं देख रहा हूँ इधर है क्या, चलो स्लाइड में ऐड करना भूल गया, चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बहुलक का फॉर्मूला। तो बहुलक याद करेंगे। बहुलक के लिए बहुलक, देखो बहुलक कैसे आता है, बहुलक का फॉर्मूला भी, तो बहुलक के फॉर्मूले के अपन लिख लेंगे एल प्लस F1 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 माइनस F1 माइनस F0 F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और इसके पूरे की गुणा में क्या लगा दूँ, अच्छा पूरे गुणा में क्या लग जाए, अच्छा। बहुलक बराबर एल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0। ठीक है सर, ये बहुलक का फॉर्मूला आ गया। नेक्स्ट अपन देखते हैं अपनी प्रश्नावली कौन सी आ गई। नेक्स्ट प्रश्नावली आ गई कौन सी, ये भी यहाँ पे माध्य का फॉर्मूला एक और आ गया। माध्य का यानी तीनों के बीच संबंध है। तीनों के बीच संबंध कौन सा है, तीनों के बीच हमें संबंध दे रखा है। तीनों के बीच हमारा संबंध होगा कि माध्य बहुलक के बीच में 3 माध्य बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, ये फॉर्मूला है। ठीक है। उसके बाद में हमारी प्रश्नावली लास्ट कौन सी, लास्ट है फाइनल प्रश्नावली है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। इसके अंतर्गत हमें दे रखा है कि यानी प्रायिकता फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे बट्टे का साइन आना, यानी अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे सभी संभव परिणामों की संख्या। अब सबसे पहले बता देता हूँ कि एक सिक्के को ऊपर एक बार उछालेंगे, एक सिक्के को एक बार उछालने पर सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी होगी, कितनी होगी भी, 2 होगी। एक होगा हेड, एक होगा टेल। ठीक है। अब हेड कौन सा होता है, सिक्के को उछालते हैं जिसकी तरफ अपना इंडिया का लोगो होता है, यानी अशोक स्तंभ होता है, वो तो होता है आपका हेड, और जो भी आपको रुपये का साइन होता है वो होता है टेल। ठीक है। हेड और टेल, एक सिक्के को अपन एक बार उछालेंगे 2 की पावर 1, यानी 2 की पावर n के हिसाब से होता है। एक बार उछालेंगे 2 की पावर 1 लगा देंगे, 2 बार उछालेंगे तो 2 बार लगा देंगे। ठीक है। कितना आ गया, 2। एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो सभी समय अपना संख्या कितनी होगी, 4। हेड हेड टेल टेल हेड टेल टेल हेड। ठीक है सर। उसके बाद तीनों सिक्कों को एक साथ उछालने पर, या 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर, या एक सिक्को 3 बार उछालने में सभी संभव परिणाम संख्या कितनी होगी, 8 होगी, जो आपको दे रखी है। उसके बाद एक पासे को अगर अपन कितनी बार उछालें, एक पासे को अगर अपन 6 बार उछालें, एक पासे को अगर अपन कितनी बार उछालें, एक बार उछालने पर सभी संभव परिणाम कितनी होगी। पासा क्या होता है, लूडो वाला, जो कितनी बार उछाल दूँ मैं, यहाँ पे एक बार उछाला हूँ तो कितने परिणाम आएंगे, 1 2 3 4 5, सीधी 6 संख्या आएगी। उसमें सम संख्या कितनी आएगी, 3 आएगी, 2 4 6। विषम संख्या कितनी आएगी, 3 आएगी, 1 3 5। भाज्य संख्या कितनी आएगी, 2 आएगी, 4 और 6। अभाज्य संख्या कितनी आएगी, 3 आएगी, 2 3 5। ठीक है। तो ये हो गया अभी अपना। उसके बाद में यहाँ पे थोड़ी और दे रखे हैं कि प्रायिकता की फॉर्मूला पी ई प्लस पी नोट टी। प्रायिकता है प्लस, यहाँ पे क्या है, पी नोट टी, पी डैश ही बोल सकते हो आप, पी ई प्लस पी नोट टी, पी ई प्लस पी नोट टी। यहाँ पे इसको क्या बोल सकते हो आप, डैश बोल सकते हो, पी ई प्लस पी नोट टी, पी डैश, पी पी ई प्लस पी नोट टी बराबर क्या होता है, 1। जहाँ पी ई प्रायिकता है, पी ई प्रायिकता नहीं है, उसका मान पी का मान 1 माइनस पी निकाल लेंगे। प्रायिकता का मान सदैव 0 और 1 के बीच होता है। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती 0 होती है, और ऐसी घटना क्या कहलाती है, असंभव घटना कहलाती है। उस घटना की प्रायिकता जो घटित हो सकती है 1 होती है, और घटना क्या कहलाती है, संभव घटना कहलाती है। ठीक है। आगे में और देर का थोड़ा, इसके अंतर्गत मैं आपको बता देता हूँ कि उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती 0 होती है, और ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है। उस घटना की प्रायिकता जो घटित होती है 1 होती है, और घटना क्या कहलाती है, संभव घटना। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक प्रायिकताओं का मान कितना होता है, 1 होती है। 1 होता है, किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी है उसके बराबर होगी तथा 1 से छोटी है उसके बराबर होगी। तो ये अपने लगभग सभी प्रश्नावली के फॉर्मूले होंगे, हो गए भी। तो आपको किस मतलब कक्षा 10 में आपका अगर किसी विषय का किसी मतलब कोई ऐसा लड़का है जिसने कक्षा 10 को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, तो अगर आप ये फॉर्मूले इस क्लास से याद करके जाते हो तो आप आराम से कक्षा 10 में पास हो, उत्तीर्ण हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो मेरे को भी बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।